पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। आप सुन रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार। आइए सुनते हैं कंप्यूटर विभाग के विभागाध्यक्ष श्री रेशम लाल प्रधान से उनका व्याख्यान। सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो चुका है। तो कंप्यूटर होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो अंकगणित एवं तार्किक क्रियाकलापों को संपन्न करता है। कंप्यूटर को एक ऐसे यंत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसका प्रयोग निर्देशों के सूची के अनुरूप डेटा को व्यवस्थित करने में होता है। सामान्य भाषा में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है तथा आउटपुट प्रदान करता है। आज के समय में सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, शोध हो या व्यवसाय हो। कंप्यूटर आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि क्या कंप्यूटर साक्षर होना आपके लिए आवश्यक है? इस प्रश्न के उत्तर में शायद ही किसी बुद्धिमान व्यक्ति का जवाब नहीं में होगा। आज कंप्यूटर साक्षरता उतना ही आवश्यक है जितना जीवन में पढ़ना, लिखना एवं सीखना। कंप्यूटर आज रोजगार पाने का महत्वपूर्ण कारक है। आज कंप्यूटर सूचना तंत्र का आधार है एवं सूचना सफलता का स्रोत है। आप अपने आप को जितना अपडेट रखते हैं उतनी अधिक तेजी से सफलता की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर आज निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए अब कंप्यूटर की क्षमताओं के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर्स? आजकल कंप्यूटर की क्षमता का उल्लेख करना तथा इसकी क्षमताओं को सूचीबद्ध करना अत्यंत आसान है। तो आइए हम प्रश्न का उत्तर जानें कि कंप्यूटर की मुख्य क्षमताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति, स्पीड। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से कर सकता है। कुछ ही क्षण में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आदि के मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। यदि आपको 440 इंटू 890 का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो इसमें आपको लगभग 1 से लेकर 2 मिनट तक का समय लग सकता है। यही कार्य आप कंप्यूटर्स के थ्रू करेंगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो वो है स्वचालन, ऑटोमेशन। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है। उदाहरण, किसी डेटा एंट्री प्रोग्राम पर कार्य कर रहे ऑपरेटर को स्वयं रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु कंप्यूटर प्रविष्टि डेटा के आधार पर स्वयं ही रिपोर्ट देता रहता है। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कंप्यूटर्स की, उसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट इज शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपना कार्य बिना किसी गलती के करता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने के कई उदाहरण सामने आते हैं, लेकिन इन सभी गलतियों में या तो गलती कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के समय की गई होती है या यह कभी प्रोग्राम के डेवलपमेंट के समय की होती है। कंप्यूटर स्वयं कभी गलती नहीं करता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है सार्वभौमिकता, वर्साटिलिटी। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के गुण के कारण बड़ी तेजी से सारी दुनिया में छाता रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। कंप्यूटर में प्रिंटर संयोजित करके सभी प्रकार की सूचनाएं कई रूपों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़कर सारी दुनिया से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से तरह तरह के खेल भी खेले जा सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है उच्च स्टोरेज क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर सिस्टम की डेटा स्टोरेज क्षमता अत्यधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर करके रख सकता है। यह सभी प्रकार के डेटा, चित्र, प्रोग्राम, टेक्स्ट तथा आवाज़ को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकता है। हम कभी भी यह सूचना कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने उपयोग में ला सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कर्मठता, डिलीजेंस।
आज मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों तथा महीनों तक करने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद उसके कार्य करने की क्षमता में न तो कोई कमी आती है और न ही कार्य के परिणाम की शुद्धता घटती है। कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह रुचिकर हो अथवा उबाऊ। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है स्ट्रेंथ है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं, कंप्यूटर में अच्छी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, ऑटोमेशन होती है, डिलीजेंस होता है, स्पीड बहुत अच्छी होती है। इन्हीं सभी क्षमताओं के कारण कंप्यूटर आज के डेट में रिलायबल है, विश्वसनीय है। सभी व्यवसाय तथा विद्वता के लोग इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। तो ये कंप्यूटर की क्षमताएं थी, इसकी स्ट्रेंथ थी, जिसके कारण कंप्यूटर आज के डेट में सभी क्षेत्रों में प्रयोग होता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें, कंप्यूटर में वैसे तो विशेषताएं बहुत सारी हैं, बट कुछ लिमिटेशंस भी कंप्यूटर्स में हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। कंप्यूटर की कमियों का उल्लेख एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु यदि हम ठीक से विचार करें तो हम कंप्यूटर की कुछ कमियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे कि बुद्धिमत्ता की कमी, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी। कंप्यूटर एक मशीन है, इसका कार्य यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। कंप्यूटर किसी भी स्थिति में न तो निर्देश से अधिक और न ही इससे कम क्रियान्वयन करता है। हम बिल्कुल ही जो भी निर्देश देंगे कंप्यूटर को, उसी पर कंप्यूटर कार्य करेगा। इसका खुद का दिमाग नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मरक्षा में अक्षम, अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शंस। कंप्यूटर स्वयं की रक्षा करने में संबल नहीं होता है। कंप्यूटर एक मशीन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसे हम एक टेबल में रख के उपयोग करते हैं। उससे हम जिस प्रकार के कार्य लेना चाहें कार्य ले सकते हैं, पर कंप्यूटर स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, कंप्यूटर्स के लिमिटेशंस हैं। वैसे कंप्यूटर्स आज के डेट में सभी क्षेत्रों में यूज होता है। कंप्यूटर कब से आया, अगर हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी वर्षों से इसका एक इवोल्यूशन जो है सामने निकल के आता है। इसका इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जब हमारे पास एक यांत्रिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस हुआ करता था, अबेकस, लगभग 3000 साल पहले। यह चाइना में यह यंत्र उपयोग में लाया जाता था और जिसमें एक फ्रेम हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे वायर्स लगे हुए रहते थे और उसमें छोटे छोटे बीड, मिट्टी के गोले लगे हुए रहते थे, जो गणना के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जोड़ घटाव के लिए लाए जाते थे। प्रारंभ में अबेकस व्यापारिक गणना करने में काम आता था और मशीन अंकों के जोड़ घटाव एवं गुणा भाग क्रियाओं के भी काम आता था। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस के लिए, जोड़ घटाव के लिए यह मशीन यूज होता था। तो ये लगभग 3000 साल पुरानी हम बात कर रहे थे। बट आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का इतिहास 1645 ईस्वी से हम देखते हैं। ब्लेज पास्कल एक फ्रांस के मैथमेटिशियन हुए, जिन्होंने 1645 ईस्वी में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का विकास किया, जिसे हम एडिंग मशीन्स कहते थे। यह केवल जोड़ एवं घटाव का काम कर सकता था। इसके पश्चात 19वीं सदी में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण विकास हमें देखने को मिलता है। 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज हुए, जिन्हें हम जनरली कंप्यूटर्स का पितामह या कंप्यूटर का पिता कहते हैं। चार्ल्स बेबेज सन 1822 ईस्वी में इन्होंने एक मशीन बनाया था, जिसे डिफरेंस इंजन का नाम इन्होंने दिया था। यह मशीन भाप से संचालित होता था तथा इसमें गियर एवं शाफ्ट्स लगे हुए रहते थे और यह ऑटोमेटिक कार्य करने में सक्षम था। यह मशीन सभी के द्वारा एडॉप्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि उस समय की तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी कि इस मशीन को सभी जगह उपयोग में लाया जा सके। इसके पश्चात सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का एक उन्नत रूप एवं एक एक्सटेंडेड वर्जन एनालिटिकल इंजन के रूप में लॉन्च किया। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। यह मशीन कई प्रकार के गणना कार्य करने में सक्षम थी। यह पंच कार्ड पर संग्रहित निर्देश, स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग कार्य करने में सक्षम था। यह निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता भी रखता था एवं ऑटोमेटिकली आउटपुट इसके द्वारा प्रदान किया जा सकता था। तो इस तरीके से चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 एवं 1833 ईस्वी में दो मशीन बनाया, एक डिफरेंस इंजन एवं एक एनालिटिकल इंजन।
यह कंप्यूटर्स के विकास में एक नींव साबित हुआ और आज की डेट में जो भी हम आधुनिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसका आधार बना। तो एनालिटिकल इंजन जो उनके द्वारा बनाया गया था चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा, ये आज के आधुनिक कंप्यूटर्स का आधार बना। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर्स का जनक, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके पश्चात भी सन 1833 में जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बना लिया था, इसके बाद भी इसका एक प्रायोगिक रूप जो कहा जाए या समाज के द्वारा इसको अडॉप्ट नहीं किया जा सका था, क्योंकि उस समय भी वो तकनीक विकसित नहीं हो पाई थी जिसके कारण ये सभी जगह उपयोग में लाई जा सके। 19वीं सदी में ही एडा अगस्टा नाम से एक लेडी हुई थी जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन की सार्थकता को प्रकट किया। इन्होंने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे, कुछ निर्देश लिखे, एक प्रोग्राम के रूप में उसको लिखा एवं पंच कार्ड में संग्रहित करके एनालिटिकल इंजन में एग्जीक्यूट करके बताया। तब जाके चार्ल्स बेबेज की एनालिटिकल इंजन्स की सार्थकता सिद्ध हुई थी। इसीलिए एडा अगस्टा को विश्व का प्रथम प्रोग्रामर होने का श्रेय जाता है। इसके पश्चात सन 1940 में डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों में से एक थे। इन्होंने एक मशीन विकसित किया जो 1944 में कंप्लीट हुआ और यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया। बाद में इसका नाम मार्क 1 रखा गया। यह विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स था। इसके पश्चात सन 1946 में जॉन विलियम मूसली एवं JP एकर्ड के द्वारा सबसे पहला सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का विकास किया गया, जिसका नाम रखा गया ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह विश्व का प्रथम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स था। इसके बाद से कंप्यूटर्स के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी क्रांति आई एवं कंप्यूटर्स के साथ साथ नई अन्य कई प्रकार के तकनीकों में विकास हुआ और नए नए कंप्यूटर्स हमारे सामने यूज़ में आए और आज की पीढ़ी में जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उसी इवोल्यूशंस का एक भाग है। तो सन 1946 से लेकर अभी तक की जो समयावधि है इसे हम कुल 5 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रथम जनरेशन्स की बात करते हैं तो सन 1946 से सन 1955 तक का जो टाइम था इसे प्रथम जनरेशन्स या कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का नाम दिया गया है। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनकी कुछ विशेषताएं थी। अगर उनकी हम बात करें तो टेक्निक्स में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज होता था, पंच कार्ड पर आधारित होते थे, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, इनका साइज काफ़ी बड़ा होता था एवं हीट बहुत ज़्यादा उत्सर्जित थे। अगर कंप्यूटर भाषा की बात करें तो मशीन लैंग्वेज एवं असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ करता था। द्वितीय पीढ़ी की अगर हम बात करें तो सन 1956 से लेकर 1964 तक की जो समयावधि है उसे कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन की संज्ञा दी जाती है। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो प्रथम पीढ़ी में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। इसका साइज भी प्रथम पीढ़ी के कंपेयर में काफ़ी छोटा हो गया। ये प्रथम पीढ़ी के कंपेयर में इसका स्पीड ज़्यादा हुआ करता था और ये ज़्यादा विश्वसनीय हुए। हीट प्रथम पीढ़ी के कंपेयर में द्वितीय पीढ़ी में कम उत्सर्जित होता था। मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाने लगा। कोबोल एवं फोर्ट्रान जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ सेकेंड जनरेशन में। कोबोल की अगर हम बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है जिसे व्यापारिक भाषा कहा जाता है, और फोर्ट्रान मीन्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है जो मैथमेटिकल या गणितीय भाषा होती है। ये दोनों भाषाओं का विकास सेकेंड जनरेशन में हुआ था। इसके पश्चात तीसरी पीढ़ी आती है जिसे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो 1964 से 1971 तक का जो समयावधि है इसे तृतीय पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। इस समय कंप्यूटर्स के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ, एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ, और वो था कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास हुआ, IC सर्किट का विकास हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास होने से कंप्यूटर के साइज में एब्रप्टली चेंजेस हुआ। कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हुआ एवं एक टेबल में रख सकने लायक कंप्यूटर हमारे लिए संभव हो पाया। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कंपेयर में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स बहुत कम होते थे साइज में एवं वजन भी काफ़ी कम होता था। ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थे, पोर्टेबल थे। उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ, बेसिक एवं पास्कल कंप्यूटर लैंग्वेजेस का विकास हुआ। इस तरीके से कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की ये विशेषताएं रही हैं।
सन 1971 से लेकर 1980 तक के जो समयावधि है, इसे चतुर्थ पीढ़ी की संज्ञा दी जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई। तकनीक वही थी, इंटीग्रेटेड सर्किट ही थी। इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली होता क्या है, एक प्लेट होता है, सिलिकॉन की एक प्लेट होती है जिसमें एक साइड में सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए रहते हैं और एक साइड में उसका पाथ बना हुआ रहता है। आप किसी भी प्रकार के डिवाइस को ले लीजिए, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या टेलीविज़न हो, आप उसे ओपन करेंगे तो आपको एक ग्रीन प्लेट मिलेगी। इसमें एक साइड में उसके सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए रहते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, कंडेंसर, पावर सप्लाई एट्सेट्रा, और एक साइड में उसके पाथ बने हुए रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानी जाती है। तो चतुर्थ पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग में आया। वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट और जो सिंपल लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट थे, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? तृतीय पीढ़ी में जहां इंटीग्रेटेड सर्किट में केवल 10 उपकरण हम लगा सकते थे एक छोटे से यूनिट एरिया ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट में, तो वही चतुर्थ पीढ़ी में उसके जगह हम ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसी साइज़ के इंटीग्रेटेड सर्किट में लगा पाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर्स के साइज और भी छोटे हो गए और भी घट गए, आकार में अद्भुत कमी हुई और साधारण आदमी के क्रय क्षमता के अंदर कंप्यूटर्स डेवलप हुए। इसकी मेमोरी क्षमता काफ़ी बढ़ गई, कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्कों का विकास हुआ, CD, DVD, रोम स्टोरेज डिवाइसेस का विकास हुआ। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर के चतुर्थ पीढ़ी की विशेषताएं रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो 1980 के बाद से अभी तक का जो समयावधि है, इसे फिफ्थ जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें कंप्यूटर्स में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है, नई नई तकनीक्स डेवलप हुए हैं और आज की डेट में आप सभी देख पा रहे हैं कि हम लैपटॉप्स, पाम टॉप, टैबलेट, इतने छोटे छोटे उपकरण आ गए हैं कि हम अपने हाथ में लेकर, अपने जेब में लेकर कहीं भी जा सकते हैं और वही सारे कार्य कर सकते हैं जो एक डेस्कटॉप के कर सकते हैं। आज के ज़माने में जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, जो हम उपयोग में लाते हैं, यह भी कंप्यूटर्स का ही एक छोटा रूप बन चुका है। जो कार्य हम कंप्यूटर में करते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भी संपन्न हो जाते हैं। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स के आकार में बहुत ज़्यादा कमी आई, आप सभी समझ सकते हैं। इंटरनेट एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है फिफ्थ जनरेशन्स का। मल्टीमीडियाज आ गए। आप तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी की बात करेंगे तो जो इंटरेक्शन था कंप्यूटर्स के साथ, वो कमांड लाइन मोड में हुआ करता था। हमारे सामने बस एक ब्लैक स्क्रीन हुआ करता था जिसमें हम कमांड टाइप करते थे और सारा इंटरेक्शन होता था। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में हमारे सामने ग्राफिक्स मोड आ चुका है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। हमें हमारे मॉनिटर में अल्फ़ाबेट्स एवं न्यूमेरिक डिजिट्स के अलावा भी बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई देती हैं और हम उसी तरीके से हम अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। एवं बहुत सारे नए एप्लीकेशंस डेवलप हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं सोशल साइट्स कितने तरीके के डेवलप हो चुके हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। ईमेल वगैरह का आविष्कार हो चुका है। तो ये सभी हमारे फिफ्थ जनरेशन्स की देन है। अगर हम भविष्य की बात करें तो हम लोगों का जो गोल है कंप्यूटर विकास की दिशा में, एक अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, या कंप्यूटर्स में जो इवोल्यूशन हो रहे हैं तो भविष्य में क्या संभावनाएं बन रही हैं, उसके बारे में भी बात कर लेना अच्छा रहेगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे पास जो कंप्यूटर्स होंगे वो किस रूप में होने वाले हैं। तो अभी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर रिसर्च हो रहा है। अभी हम कंप्यूटर्स में जो भी कार्य करते हैं वो कीबोर्ड एवं माउस के थ्रू करते हैं। अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक डिजिट्स हम टाइप करते हैं और सारे फंक्शनिंग्स होते हैं। आने वाले समय में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर वर्क हो रहा है। इससे होगा क्या कि हम जो भी चीज़ें बोलेंगे कंप्यूटर्स उसको रिसीव करेगा, उसको डिकोड करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर पाएंगे। इस तरीके के कंप्यूटर का विकास होने जा रहा है। इसके साथ ही वर्चुअल कंप्यूटर्स का टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। वर्चुअल टेक्नोलॉजीज के थ्रू क्या हो पाएगा कि हर जगह हमें एक टेबल में रखने लायक लैपटॉप या डेस्कटॉप रखने की ज़रूरत नहीं होगी। छोटे छोटे डिवाइसेस बनेंगे जिसको हम जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारे सामने एक वर्चुअल स्क्रीन ओपन होगा जिसमें हमें इंटरेक्शन करना है, जो भी एप्लीकेशन रन करना है, वो सारी चीज़ें हमको एक वर्चुअल स्क्रीन में हमारे सामने दिखाई देगा। या हम कह सकते हैं कि एक प्रकाश का पुंज निकलेगा उस डिवाइस से और एक वर्चुअल क्लाइमेट हमें क्रिएट करके देगा। तो जो हमें एक मॉनिटर में आज के समय दिखाई दे रहा है वो एक प्रकाश के पुंज में हमें हमारे सामने दिखाई देगा और उसी के थ्रू हम सारी जितने भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर्स के वो कर पाएंगे। भविष्य में ये भी होगा, अभी हम मोबाइल्स में जो वीडियो कॉलिंग करते हैं
हम अपने मित्रों से या अपने सगे संबंधियों से जो भी इंटरेक्शन एक मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कर रहे हैं, कल के समय में ऐसा होगा कि इसी आभासी कंप्यूटर की सहायता से आपको ये आभास होगा कि आपका मित्र आपके साथ बैठा है और आप उससे इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक कंप्यूटर का इवोल्यूशंस है और आगे हमें इस तरीके के इवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो ये हमने कंप्यूटर्स के इवोल्यूशंस के बारे में जाना। इसके पश्चात अगले व्याख्यान में हम कंप्यूटर्स के प्रकार के बारे में एवं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना, मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना, सा सुंदर सा सपना। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहेगे लक्ष्य हमारा है, बहेगे लक्ष्य हमारा।